जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एडिटोरिया का स्मरण तत्व जो कि पॉलिटिकल साइंस यानी कि राज्य व्यवस्था से संबंधित पूरा जो है दोस्तों रिवीजन क्लास होने वाला है। यह मास्टर वीडियो जो होगा दोस्तों पूरा राज्य व्यवस्था कवर करेगा, जिससे आपके बिहार सचिवालय या बीपीएससी या आप दरोगा का एग्जाम देने वाले हैं तो उससे इस सेशन से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है। दावा है मेरा दोस्तों, यह सेशन आप पूरा एक बार देखकर जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम को पारित किया गया 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम को पारित किया गया 1773 में। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। नेक्स्ट है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कोलकाता में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई 1774 में। नेक्स्ट है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट की अब हम लोग बात करते हैं, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। दोनों बातें याद रखेंगे दोस्तों कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। नेक्स्ट है, ब्रिटिश कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। ब्रिटिश कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। वहीं पूछे कि 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को छीना गया, परंतु चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एक अधिकार प्राप्त रहा। यानी कि चाय और चीन के साथ व्यापारिक अधिकार प्राप्त रहा और सारे अधिकारों को, व्यापारिक अधिकारों को छीन लिया गया भारत का कंपनी के साथ। नेक्स्ट है कि 1813 चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरीज को भारत में आने की अनुमति मिल गई। 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा ही ईसाई गुरु जो थे दोस्तों वह भारत आने के लिए अनुमति उनको दे दिया गया। नेक्स्ट है, ब्रिटिश कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। 1813 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1813 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस तरह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग बना। लॉर्ड विलियम बेटिंग बना। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को भी शामिल किया गया 1813 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। 1813 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का भी गठन किया गया। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों कि प्रथम विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट है, भारत में मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। मुगल सम्राट का पद को समाप्त कर दिया गया 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से छीना गया। कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। इसके अंतर्गत यानी कि 1858 चार्टर के अंतर्गत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का पद समाप्त हो गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का पद समाप्त हो गया। मुगल सम्राट का पद समाप्त हो गया और कंपनी से शासन छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में शासन चले गया। ये सब 1858 भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि 1858 भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल, जो कि भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया और इस तरह भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले जो थे दोस्तों, सॉरी दोस्तों, लॉर्ड मैकाले नहीं, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। इस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल बने। ये भी हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल की पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई 1861 में। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब दी गई? 1861 भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की औपचारिक रूप से भंग किया गया 1 जनवरी 1874 को। 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। नेक्स्ट है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई 1892 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा। अप्रत्यक्ष
निर्वाचन प्रणाली की स्टार्ट 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी में प्रश्न पूछने की शक्ति भी दी गई। नेक्स्ट है मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया 1909 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट है 1909 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत इस अधिनियम के मार्लो मिल्टो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिल्टो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। बात करें दोस्तों, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। बात करें 1909 के भारत परिषद अधिनियम में ही दोस्तों, इस अधिनियम के अंतर्गत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। नेक्स्ट है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही किया गया। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना 1919 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ही किया गया। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1919 में ही प्रथम भारत का एक लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया। भारत में लोक सेवा आयोग का गठन 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही हुआ। बात करें इसी अधिनियम के अंतर्गत सांप्रदायिक आधार पर सिखों, आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों, यूरोपियों का भी निर्वाचन सिद्धांत स्वीकार किया गया। यानी कि 1919 में ही सर्वप्रथम भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। और बात करें दोस्तों कि सांप्रदायिक आधार पर सिखों, आंग्ला भारतीयों, ईसाइयों तथा यूरोपियों के निर्वाचन सिद्धांत को भी स्वीकार कर लिया गया 1919 भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही सर्वप्रथम पहली बार केंद्र बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। केंद्र बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट है इसी अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक आयोग की भी गठन किया गया। नेक्स्ट है इसी अधिनियम के अंतर्गत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की भी स्थापना की गई। नेक्स्ट है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना 1935 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत की गई। नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत ही प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त भारत परिषद अधिनियम 1935 के अंतर्गत। 1935 भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को भारत से अलग भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना कर दी गई। 1935 अधिनियम के बारे में कटाक्ष करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा गुलामी का अधिकार पत्र है। 1935 के अधिनियम के बारे में कहा जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का अधिकार पत्र है तथा यह एक ऐसी कार है जिसके ब्रेक तो हैं पर इंजन नहीं है। 1935 के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया 4 जुलाई को 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया 4 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत धाराओं की संख्या कितनी थी? तो 20 धाराएं थी। क्या थी दोस्तों? 20 धाराएं थी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु बनी समितियां एवं उसके अध्यक्ष। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निर्माण किया गया कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। भारतीय संविधान का निर्माण हुआ कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। नेक्स्ट है संविधान सभा के निर्माण हेतु जुलाई 1946 के चुनाव कराए गए। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से के प्रतिनिधि थे। वहीं 4 कमीशनी क्षेत्रों से प्रतिनिधियों तथा 93 देशी रियासतों से थे। 93 देशी रियासतों से थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। वहीं 292 ब्रिटिश प्रांतों से प्रतिनिधि थे। कुल प्रतिनिधि संविधान सभा में 389 थे। नेक्स्ट है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। नेक्स्ट है संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट है संविधान सभा की पहली सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, जिसमें बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। नेक्स्ट है संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया।
13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया जिसके सदस्यों की संख्या 7 थे। इसमें सदस्यों की संख्या 7 थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित कर लिया गया। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 द्वारा संविधान सभा द्वारा पारित कर लिया गया। नेक्स्ट है भारत के मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थीं। भारत के मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट है संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। नेक्स्ट है भारत के लिए अलग संविधान सभा के गठन हेतु संविधान सभा का सबसे पहले विचार स्वराज पार्टी 1924 द्वारा किया गया। स्वराज पार्टी 1924 द्वारा किया गया। भारत के लिए अलग संविधान सभा का गठन हेतु संविधान सभा का सबसे पहले विचार दिया गया स्वराज पार्टी द्वारा 1924 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी के.एम. मुंशी द्वारा कहा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी के.एम. मुंशी द्वारा कहा गया। नेक्स्ट है किस वाद की प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना? तो बेरूबारी वाद केस में दोस्तों संविधान प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। बेरूबारी केस में दोस्तों प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। किस वाद के प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया गया? तो बेरूबारी केस में नहीं माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया गया। वहीं बेरूबारी केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता। 42वां संवैधानिक संशोधन द्वारा 1976 में सर्वप्रथम प्रस्तावना में संशोधन हुआ और अभी तक एक ही बार मात्र संशोधन हुआ है। उनमें 3 शब्द जोड़े गए समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय एवं कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो 3 प्रकार के न्याय की और 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। 3 प्रकार के न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और स्वतंत्रता 5 प्रकार का उल्लेख है भारतीय प्रस्तावना में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के स्रोत। प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका से। प्रस्तावना कहाँ से? अमेरिका से। एकल नागरिकता लिया गया ब्रिटेन से। पहले अमेरिका से बात कर लेते हैं दोस्तों कि अमेरिका से क्या सब लिया गया भारतीय संविधान में। तो अमेरिका से लिया गया है प्रस्तावना, अमेरिका से मौलिक अधिकार, अमेरिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अमेरिका से न्यायिक पुनर्वलोकन, अमेरिका से संविधान की सर्वोच्चता, अमेरिका से। वहीं ब्रिटेन से क्या सब लिया गया है? तो भारतीय संविधान में ब्रिटेन से एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है, विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिया गया है, संसाधनात्मक शासन प्रणाली भी ब्रिटेन के लिया गया है। भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, संसद की संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन भी ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट बात करें दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से, वित्त आपात अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से, वित्त आपात अमेरिका से। वहीं बात करें दोस्तों आयरलैंड, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका से क्या सब लिया गया है? तो आयरलैंड से भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ये कई बार पूछा भी गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिया गया है। वहीं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में व्यक्तियों को मनोनयन, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में व्यक्तियों का मनोनयन आयरलैंड से। नेक्स्ट है कनाडा से, संघात्मक विशेषताएं कनाडा से, अवशिष्ट शक्तियां कनाडा के संविधान से, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रक्रिया कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में संविधान की संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों जर्मनी, रूस और जापान से देख लेते हैं। भारतीय संविधान में जर्मनी से आपातकाल की व्यवस्था जर्मनी से, भारतीय संविधान में रूस से मौलिक कर्तव्य रूस से,
जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया जो है दोस्तों ये इंग्लैंड से, वहीं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे तो फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। सदस्य कौन सब थे? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो हृदयनाथ कंजुड़ू सदस्य थे और के एम पनिकर सदस्य थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली और उनके सदस्य थे हृदयनाथ कंजुड़ू और के एम पन्नीकर। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया 1956 में। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था 1 अप्रैल 1953 को। नेक्स्ट है, भारत में क्षेत्र परिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में क्षेत्र परिषद की कुल संख्या 5 है। भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के प्राप्त होने वाले वेतन और पेंशन का उल्लेख किया गया है द्वितीय अनुसूची में। वेतन जो है दूसरा अनुसूची में प्रदान किया गया है। तीसरा अनुसूची में शपथ के बारे में उल्लेख है। नेक्स्ट है, विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख जो है तीसरा अनुसूची में है। विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा लिया गया शपथ का उल्लेख तीसरा अनुसूची में है। वहीं विभिन्न राज्यों के संघ क्षेत्रों में राज्यसभा के प्रतिनिधि का उल्लेख चौथी अनुसूची में है। राज्यसभा के प्रतिनिधियों का जो उल्लेख है ये चौथी अनुसूची में है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख 5वीं अनुसूची में है। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। दूसरी अनुसूची में प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन और पेंशन जो है लिखा हुआ है। वहीं तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में उल्लेख है। वहीं चौथी अनुसूची में राज्यसभा के प्रतिनिधियों का उल्लेख है। वहीं 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। नेक्स्ट है, छठी अनुसूची की बात करें दोस्तों। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है छठी अनुसूची में। नेक्स्ट है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख है 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य बंटवारा है, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। बात करें दोस्तों 8वीं अनुसूची में भारत में 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारत में 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में दर्ज है। नेक्स्ट है, राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विभिन्न विधियां 9वीं अनुसूची में दिया गया है। राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां का उल्लेख 9वीं अनुसूची में किया गया है। और 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ा गया, जो कि प्रथम संवैधानिक संशोधन था। नेक्स्ट है, 10वीं अनुसूची के बारे में दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया 10वीं अनुसूची में। दल बदल संबंधी जो है प्रावधान किया गया 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थानों का कार्य करने का 29 विषय प्रदान किया गया 11वीं अनुसूची में। पंचायती राज व्यवस्था को संस्थानों को 29 विषय प्रदान किए गए 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 के जी में। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अनुच्छेद 243 के जी में पंचायती राज को 29 विषय प्रदान किए गए। नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची के बारे में है, शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन और संस्थानों का कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243 का डब्ल्यू में 18 विषय प्रदान किए गए स्थानीय संस्थाओं को, जैसे कि इसे नगर निगम, नगर पंचायत कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ और त्यागपत्र। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश, लेकिन राष्ट्रपति त्यागपत्र देंगे उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देंगे राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री त्यागपत्र देंगे राष्ट्रपति को। मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश इस्तीफा देंगे राष्ट्रपति को। राज्यपाल जो है दोस्तों, राज्यपाल को शपथ दिलाता है राज्यों के मुख्य न्यायाधीश। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं पर दोस्तों सब फंसते हैं कि राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है राज्यों के मुख्य न्यायाधीश, वहीं राज्यपाल इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति को। राज्यपाल को शपथ दिलाएगा उसी राज्य का मुख्य न्यायाधीश, लेकिन राज्यपाल जब इस्तीफा देने की बारी आएगी तो राज्यपाल इस्तीफा देंगे किसे? राष्ट्रपति को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसी क्वेश्चन में सब फंसते हैं। मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं राज्यपाल और मुख्यमंत्री जो है इस्तीफा देंगे राज्यपाल को। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा यूज़ करके वीडियो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो है, विभिन्न पदाधिकारियों के मासिक वेतन। विभिन्न पदाधिकारियों के मासिक वेतन। राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपए। राष्ट्रपति का वेतन सबसे भारत का प्रमुख यह होते हैं, भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। इनका जो वेतन है 5 लाख रुपए है। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए है। लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन 4 लाख रुपए है। राज्यपाल का वेतन जो है 3,50,000 है। वहीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन 2,50,000 है। तो वेतन भी हम लोग याद रखेंगे दोस्तों, कई बार वेतन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बात करें दोस्तों कि अनुच्छेद, भाग और उल्लेख। भाग 1 में जो है दोस्तों अनुच्छेद 1 से 4 है और इसमें दिया गया है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के बीच है, उसमें दिया गया है नागरिकता। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, इसमें मौलिक अधिकार के बारे में है दोस्तों। तो ये पूरा हमको याद रखना है, ठीक है।
पूरा याद रखिएगा क्योंकि इससे प्रश्न आना ही आना है। चौथा भाग में क्या दिया है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का क में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 51 का क, भाग 4 का क में मौलिक कर्तव्य। 5 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 52 से 151 संघ के बारे में यानी कि केंद्र के बारे में चर्चा है। भाग 6 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 52 से 237 के बारे में राज्य के बारे में चर्चा है। भाग 7 जो कि 238 अनुच्छेद 238 के बारे में था, पहली अनुसूची के भाग ख में उल्लेखित राज्य के बारे में। नेक्स्ट है भाग 8 के बारे में, तो भाग 8 में 239 से 242 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है। भाग 9 में 243 का क से 9 तक जो है पंचायत के बारे में उल्लेख है। नेक्स्ट है भाग 9 का क की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भाग 9 के 243 में पंचायत के बारे में उल्लेख है। वहीं भाग 9 के क में 243 के त से 243 के य 6 तक नगर पालिका का उल्लेख है। वहीं 9 का ख में 243 का य ज से य 9 तक का सहकारी समितियों का उल्लेख है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि सहकारी समिति का उल्लेख भाग 9 का ख में अनुच्छेद 243 का य से ज तक और य से 9 तक है। भाग 10 में क्या है दोस्तों, तो भाग 10 में 244 अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उल्लेख है। भाग 11 में क्या है दोस्तों, तो भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 263 के बीच संघ और राज्यों के मध्य संबंध है। भाग 12 जो है दोस्तों इस तरह से शब्द दिया गया है। इसमें से हम लोगों को जो याद रखना है दोस्तों वो ऊपर वाला जो है 10 से ऊपर वाला सब तो याद रख लेना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ जो निर्वाचन दिया गया है, भाग 15 में निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 329 निर्वाचन के बारे में उल्लेख है। फिर उसके बाद देखना है कि राजभाषा, भाग 17 में राजभाषा है 343 से 351 के बीच। बात करें दोस्तों राजभाषा का जो उल्लेख है भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 में। फिर भाग 18 के बारे में देखना है, तो भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबंध के बारे में चर्चा है। वहीं फिर बात करें भाग 19 में 361 से 367 तक का जो उल्लेख है प्रकीर्णन के बारे में उल्लेख है। फिर भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन है। भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन है। वहीं भाग 21 में 369 से 392 के तहत अस्थायी विशेष उपबंध का अधिकार है। भाग 22 में 393 से 395 अनुच्छेद के तक संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ का उल्लेख है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। भारत में कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो 5 प्रकार के नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारत में 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से हो सकता है, तो भारत की नागरिकता का अंत 3 प्रकार से हो सकता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1955 में भारतीय जो है दोस्तों भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट है भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहते हैं। भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में क्रमशः जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय जाएंगे अनुच्छेद 226 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत। नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया है। 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार की बात की गई है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार की बात की गई है। नेक्स्ट है जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है अनुच्छेद 15 में। जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है, तो लोक नियोजन और विषय के अवसर पर समता की बात कही गई है। लोक नियोजन और विषय के अवसर पर समता की बात की गई है अनुच्छेद 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अस्पृश्यताओं का अंत का उल्लेख किया गया है। तो अस्पृश्यताओं का अंत का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यताओं का अंत क्या बात का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है उपाधियों के अंत का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 19 में। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19 में किया गया है। नेक्स्ट है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 20 में। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद 20 में किया गया है। नेक्स्ट है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है अनुच्छेद 21 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है अनुच्छेद 21 में।
नेक्स्ट है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 21 का क में। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 21 का क में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध का कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 22 में। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 22 में। नेक्स्ट है मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद 23 में। मानव के साथ दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद 22 में। नेक्स्ट है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य करने हेतु प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 24 में। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखानों में काम करने के लिए हेतु प्रतिषेध यानी कि प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 24 में। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है समता और समानता का अधिकार। मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 14 से 18 है समता और समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के बीच है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारतीय संविधान में कितने स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारतीय संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अब 6 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले प्रेस की स्वतंत्रता का जो उल्लेख है अनुच्छेद 19 का 1 में है। अनुच्छेद 19 का 1 में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है। 19 का 1 के बात करें दोस्तों तो बोलने की स्वतंत्रता है। इसी बोलने की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। इसी 19 के ए में दोस्तों इंटरनेट चलाने की भी स्वतंत्रता आती है। नेक्स्ट है 19 का बी में। 19 का बी में है शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। 19 का सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का डी में है आवागमन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का ई में है निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद जी में है व्यापार करने एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। 19 का जी में व्यापार करने एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। एक बार इसको फिर से देखकर एक बार यूज करके याद कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का उल्लेख किया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना का उल्लेख अनुच्छेद 30 में किया गया है। नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद के संविधान की आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कितने प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति है, तो 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति है। नेक्स्ट है राज्यों की परिभाषा का उल्लेख किया गया है, तो राज्यों की परिभाषा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 36 में। राज्यों की परिभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 36 में किया गया है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, तो अनुच्छेद 37 में यह दर्शाया गया है दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक के तहत आप जो है न्यायालय नहीं जा सकते। नेक्स्ट है राज्य लोक कल्याण का उल्लेख किया गया है। राज्य लोक कल्याण का उल्लेख जो किया गया है अनुच्छेद 38 में। नेक्स्ट है समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख अनुच्छेद 39 का क में। समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख अनुच्छेद 39 का क में। नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों का संगठन या गठन की प्रक्रिया अनुच्छेद 40 में। ग्राम पंचायतों का संगठन का उल्लेख है अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट है कुछ दशाओं में काम शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में। कुछ दशाओं में काम शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में। नेक्स्ट है प्रसूति सहायता एवं काम की न्यायसंगत एवं मनोविचित दशाओं का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता, काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 42 में। नेक्स्ट है कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन एवं कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 43 में। किसमें? अनुच्छेद 43 में। नेक्स्ट है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उल्लेख है अनुच्छेद 34 में। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उल्लेख है अनुच्छेद 34 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 45 में। 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 45 में। नेक्स्ट है SC ST एवं दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और अन्य हितों के वृद्धि का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 46 में। नेक्स्ट है मद्य निषेध, पोषाहार स्तर एवं लोक स्वास्थ्य का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 47 में। मद्य निषेध
यानी कि धूम्रपान निषेध या मद निषेध का उल्लेख पोषाहार स्तर और लोक स्वास्थ्य का उल्लेख अनुच्छेद 47 में किया गया है। नेक्स्ट है कृषि एवं पशुपालन संगठन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 48 में। कृषि एवं पशुपालन संगठन का उल्लेख अनुच्छेद 48 में किया गया है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों के रक्षा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 48 का क में। अनुच्छेद 48 का क में पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों का रक्षा का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्मारकों एवं स्थानों का संरक्षण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारकों एवं स्थानों के संरक्षण का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का उल्लेख है अनुच्छेद 51 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख है अनुच्छेद 51 में। नेक्स्ट है इसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा, के.टी. शाह द्वारा। नेक्स्ट है किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को भाग 4 का क में अनुच्छेद 51 का क में जोड़ा गया। नेक्स्ट है वर्तमान में हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 है। भारतीय संविधान की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी नियमों का उल्लेख है अनुच्छेद 54 में। भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के तहत। राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी बातें अनुच्छेद 54 के तहत। चुनाव की प्रक्रिया अनुच्छेद 54 के तहत। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदन एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। 70वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया, तो दिल्ली और पुदुचेरी को भी दोस्तों जो दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं उन्हें भी राष्ट्रपति निर्वाचन में शामिल करने के बाद 70वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो एकल संक्रमण मत प्रणाली। ये जो दिल्ली और पुदुचेरी है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश में 2 ही यानी कि दिल्ली और पुदुचेरी ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का कार्यकाल और पदावधि का उल्लेख है अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति के कार्यकाल और पदावधि का उल्लेख है अनुच्छेद 56 में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति उम्मीदवार की जमानत राशि के रूप में जमा करना होता है तो 15,000 रुपये। राष्ट्रपति उम्मीदवार को जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये जमा करना होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता का उल्लेख अनुच्छेद 57 में दिया गया है। दोबारा निर्वाचन अनुच्छेद 57 में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन पात्रता का उल्लेख अनुच्छेद 57 में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन होने की अर्हता का उल्लेख जो है अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु अर्हताओं का जो उल्लेख है अनुच्छेद 58 में है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा लिया जाने वाला शपथ, तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा लिया जाने वाला शपथ का उल्लेख है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है तो अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर सहमति अथवा रोक अथवा पुनर्विचार हेतु सदन को लौटाने का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 11 में। अनुच्छेद 111 में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई अनुच्छेद 123 में। राष्ट्रपति के अध्यादेश अनुच्छेद 123 में। नेक्स्ट है किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्रों घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। भारत के पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन थी, द्रौपदी मुर्मू जी थी। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, कहा गया है, तो अनुच्छेद 63 में कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे, किसमें उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे, यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होंगे, अनुच्छेद 64 में कहा गया है। और भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 में कहा गया है। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव
संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य द्वारा किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य द्वारा किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 74 का 1 में। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 74 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात की गई है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 75 का 1 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात की गई है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 75 का 1 में। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों के कुल प्रतिशत का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति का। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति का। नेक्स्ट है, आज़ादी के समय केंद्रों में मंत्रालयों की कुल संख्या कितनी थी? तो आज़ादी के समय केंद्रों में मंत्रालयों की कुल संख्या 18 थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। वैसे प्रधानमंत्री जो लोकसभा में उपस्थित ही नहीं हुए, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो लोकसभा के सदस्य ही नहीं थे। नेक्स्ट है, सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी, 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट है, भारत की संसद का निर्माण होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर भारत में संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का उल्लेख है अनुच्छेद 79 में। अनुच्छेद 79 में भारतीय संसद का उल्लेख है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में, लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में। तो याद रखेंगे दोस्तों ट्रिक, सरला। स से संसद 79, र से राज्यसभा 80, ल से लोकसभा 81। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्यसभा कहा जाता है उच्च सदन। राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन, वहीं लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन। लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन। नेक्स्ट है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 250। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 250। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 550। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 550। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का हो सकता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों का लिए कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए सीट 84 है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें हैं? तो 47 सीटें हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार का आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वां संवैधानिक संशोधन 1989 द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 61वां संवैधानिक संशोधन 1989 द्वारा वोट गिराने की आयु, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट है, लोकसभा सदस्य होने के लिए आयु सीमा कितना है? तो लोकसभा सदस्य का निर्वाचित होने के लिए आयु सीमा 25 वर्ष है, न्यूनतम 25 वर्ष है। नेक्स्ट है, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल में एक बार में कितने वर्ष का तक वृद्धि हो सकती है? तो 1 वर्ष की। आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल में एक बार में कितने समय तक वृद्धि कर सकते हैं? तो 1 वर्ष में 1 वर्ष की। नेक्स्ट है, सदन के अधिवेशन को गठित करने हेतु गणपूर्ति की संख्या कितनी होती है? तो कुल सदस्यों का 1/10। सदन के अधिवेशन को गठित करने हेतु गणपूर्ति संख्या होनी चाहिए कुल सदस्यों का 1/10। नेक्स्ट है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और इसके अध्यक्ष होते हैं लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, धन विधेयक पेश किया जाता है लोकसभा में। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की चर्चा है और धन विधेयक पेश किया जाता है हमेशा लोकसभा में। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव करने हेतु कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? तो 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव पारित करने हेतु। लोकसभा का अध्यक्ष शपथ लेता है लोकसभा के सदस्यों के ही रूप में। लोकसभा का अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है, वह साधारण सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देंगे लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वह गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार। किसी सदन के सदस्य की योग्यता अयोग्य से संबंधित विषयों पर अंतिम निर्णय लेता है चुनाव आयोग के सलाह पर राष्ट्रपति। चुनाव आयोग के सलाह पर राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, कोई सदस्य कितने दिनों तक बिना अनुमति के संसद के अधिवेशनों की कार्यवाही में अनुपस्थित रह सकता है? तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगर कोई सदस्य 60 दिन संसद में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता त्याग दी जाएगी, निरस्त कर दी जाएगी। नेक्स्ट है,
भारत सरकार के प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी महान्यायवादी होते हैं। नेक्स्ट है, किसे संसद की किसी भी सदन में बोलने अथवा शामिल होने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो महान्यायवादी को। किसे? महान्यायवादी को। नेक्स्ट है, महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76 के तहत। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है और महान्यायवादी भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अनुच्छेद 148 द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों प्रश्न हो जाता है दोस्तों कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 148 के तहत, वहीं महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 76 के तहत। नेक्स्ट है, सार्वजनिक धन का संरक्षक माना जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 के तहत। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन सौंपते हैं राष्ट्रपति को। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 148 के तहत। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की संचित निधि का उल्लेख है अनुच्छेद 266 में। भारत की संचित निधि का उल्लेख है अनुच्छेद 266 में। भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय निम्न है, यानी कि संचित निधि से राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ता दिया जाता है। राज्यसभा सभापति एवं लोकसभा अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते जो है दोस्तों संचित निधि से ही दिए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भी और भत्ता भी संचित निधि से दिया जाते हैं। वहीं कोई ऐसा ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, ये भी संचित निधि से ही दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख है अनुच्छेद 267 में। भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 में है। भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम पारित हुआ था अनुच्छेद 1950 में। भारत की आकस्मिक अधिनियम पारित हुआ था 1950 में। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी नियमों का उल्लेख अनुच्छेद 124 में है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी नियमों का उल्लेख अनुच्छेद 124 में है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय में समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की अधिकतम आयु कितनी है? 65 वर्ष। नेक्स्ट है, भारत में लोकहित मुकदमा PIL की अवधारणा लाने का श्रेय जाता है न्यायमूर्ति PN भगवती को। भारत में लोकहित मुकदमा की अवधारणा लाने का श्रेय जाता है न्यायमूर्ति PN भगवती को। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद को सुलझाना सर्वोच्च न्यायालय का कैसा क्षेत्राधिकार है? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट है, भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने की अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को कैसा अधिकार है? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट है, किसी अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय का दर्जा है अनुच्छेद 129 के तहत। किसी अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय का दर्जा है अनुच्छेद 129 के तहत। नेक्स्ट है, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 214 में। अनुच्छेद 214 में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, किसी अनुच्छेद के उच्च न्यायालय एवं अभिलेख न्यायालय होगा अनुच्छेद 215 के तहत। किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय है? तो अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है राज्यपाल। वर्तमान में भारत के उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो 25 है। वर्तमान में भारत के उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। राज्यों की कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्यपाल। राज्यों की कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है, राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्य के समस्त कार्यपालिकाएं कार्य संपादित किए जाते हैं राज्यपाल के नाम से। नेक्स्ट है, राज्य के मुख्य सचिव महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। राज्य के मुख्य सचिव महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, राज्यों के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं राज्यपाल। राज्यों के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं राज्यपाल। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा के 17वासन एवं उसका 17वासन अथवा विघटन करने का अधिकार है राज्यपाल को। किसको? राज्यपाल को। किसी राज्य की विधान परिषद की स्थापना समाप्ति का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 169 में। विधानमंडल का
उच्च सदन कहा जाता है विधान परिषद को। विधानमंडल का उच्च सदन कहा जाता है विधान परिषद को। नेक्स्ट है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 भाग होना चाहिए। नेक्स्ट है वर्तमान 2022 तक भारत के कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद के कुल सदस्यों का कितना भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 1/6 भाग। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट है विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्रमशः है। तो विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 और न्यूनतम कितना होना चाहिए? तो 60 होना चाहिए। विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 होनी चाहिए। नेक्स्ट है विधानसभा के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष। विधानसभा के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के समस्त कार्यों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 167 में। मुख्यमंत्री के समस्त कार्यों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 167 में। केंद्र शासित प्रदेशों के शासन किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा। केंद्र शासित प्रदेशों के शासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विभिन्न सूचियां एवं विषय। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों रक्षा, विदेशी मामले, जनगणना, रेलवे, टेलीफोन, डाक विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय संधि, ये सब जो हैं ये संघ सूची के विषय हैं। वहीं जो है समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, जानवर, कारखाने, श्रमिक संघ, ये सब समवर्ती सूची में है। तो एक बार आप डाटा देख लीजिएगा। ठीक है, विभिन्न सूचियां और इनके विषय। नेक्स्ट है दोस्तों कि संसद के राष्ट्रहित को ध्यान में रख राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 249 में। संसद को राष्ट्रहित को ध्यान में रख राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 249 में। नेक्स्ट है संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते के प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 253 में है। केंद्र राज्यों के आधारित सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1983 में। सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है और इनका गठन 1983 में हुआ था। नेक्स्ट है सरकारिया आयोग ने केंद्र राज्य के संबंध सुधार हेतु अंतिम रिपोर्ट कब पेश किया? तो 1987 में। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु पुंछी आयोग का गठन 2007 में किया था। केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य के संबंधों की समीक्षा हेतु पुंछी आयोग का गठन 2007 में किया था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ एवं नदी घाटी के पानी। अंतर्राज्यीय नदियाँ एवं नदी घाटी के पानी से संबंधित विवादों का उल्लेख अनुच्छेद 262 में है। केंद्र राज्य मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 में कहा गया है। 263 में अंतर्राज्यीय नदियों एवं नदी घाटी पानी से संबंधित विवादों का निपटारा। वहीं जो है दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना अनुच्छेद 263 में। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था 1990 में। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था 1990 में। नेक्स्ट है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। योजना आयोग 1950 में बना था, वहीं नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना। नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी हैं। ये भी हमें याद रखना है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया। वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के प्रथम CEO कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। सिंधु श्री खुल्लर नीति आयोग के प्रथम CEO थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया जाता है। तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद के सुपर कैबिनेट कहकर संबोधित किया? तो के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहकर संबोधित किया। के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहकर संबोधित किया। नेक्स्ट है केंद्रीय वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग के अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या 5 होती है। राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243 के आई में है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243 के आई में है। केंद्र वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सी के नियोगी। केंद्र वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष के सी नियोगी थे। नेक्स्ट है केंद्र वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष कौन है? तो एन के सिंह हैं, जो कि वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, केंद्र वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा। केंद्र वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है अनुच्छेद 281 के अंतर्गत। नेक्स्ट है वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है विधि आयोग की सिफारिश के आधार पर लोक सेवा आयोग की स्थापना अनुच्छेद 1926 में किया गया है। विधि आयोग की सिफारिश के आधार पर लोक सेवा आयोग का स्थापना 1926 में किया गया है। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का या 65 वर्ष जो पहले हो होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है 1993 के बाद राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को बनाया गया 3 सदस्यीय आयोग। इससे पूर्व 1 सदस्यीय आयोग था। 1993 के बाद राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को बनाया गया 3 सदस्यीय आयोग। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो होता है। भारत में ईवीएम का पहली बार प्रयोग 1982 में केरल में किया गया था। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है दोस्तों, भारत में पहली बार 1982 में केरल में प्रयोग किया गया था। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कर संपूर्ण चुनाव संपादित कराने वाला पहला राज्य गोवा था। ईवीएम का प्रयोग कर संपूर्ण आम चुनाव कराने वाला पहला राज्य गोवा था। वीवीपैट क्या है? तो वीवीपैट का वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रेलर है। तो ये वीवीपैट का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट है किस वर्ष चुनाव आयोग द्वारा फोटोयुक्त पहचान पत्र का प्रयोग किया गया? तो 1993 में। किस वर्ष चुनाव आयोग द्वारा फोटोयुक्त पहचान पत्र का प्रयोग किया गया? 1993 में। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट है पहली परिसीमन आयोग का गठन किया गया था 1952 में। पहली परिसीमन आयोग का गठन 1952 में। नेक्स्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों के वरीयता क्रम कौन सा है? तो वरीयता क्रम की बात करें दोस्तों तो पहले नंबर पर कौन आते हैं? तो पहले नंबर पर राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पर अपने राज्यों के राज्यपाल, 5वें नंबर पर भूतपूर्व राष्ट्रपति, 6ठे नंबर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा के अध्यक्ष और 6ठे नंबर पर कौन? केंद्र कैबिनेट मंत्री और अपने राज्यों के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 8वें नंबर पर राजदूत आते हैं। नेक्स्ट है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हो गया और इनके अध्यक्ष थे BG खरे। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में BG खरे की अध्यक्षता में किया गया। नेक्स्ट है वर्तमान में कुल कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सिंधी भाषा में 8वीं अनुसूची शामिल की गई? तो 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। नेक्स्ट है दोस्तों किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में? तो 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में नमक जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा नमक जोड़ा गया, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। नेक्स्ट है दोस्तों कि मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषा 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 द्वारा मैथिली, डोगरी, संथाली, बोडो भाषा जोड़ा गया। इस तरह 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में बच्चों की प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? तो अनुच्छेद 350 का क में बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में हिंदी को प्रोत्साहन देने की बात की गई है? तो अनुच्छेद 351 में हिंदी को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। नेक्स्ट है
भारतीय संविधान के कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है? तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है। पहली है राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्त आपात अनुच्छेद 360। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकारों के आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है अनुच्छेद 358 के अंतर्गत। अनुच्छेद 19 को निलंबित कर देगा अनुच्छेद 358 के अंतर्गत। राष्ट्रीय आपात की घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति होनी चाहिए? तो 1 माह के भीतर। नेक्स्ट है अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद में वर्णित है कि मौलिक अधिकारों का निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है भारत में पहली आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 1962 में चीनी आक्रमण के समय। भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा 1962 में चीनी आक्रमण के समय की गई थी। नेक्स्ट है किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के पश्चात राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने के कारण राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन की घोषणा कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य है? तो 2 माह के भीतर। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो पंजाब में 1951 में सर्वप्रथम पहली बार भारत में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 1951 में पंजाब में। नेक्स्ट है वित्त आपात की घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य है? तो 2 माह के भीतर। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह ध्वज, गान, गीत और कैलेंडर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, तो एक लाइक जरूर कर दें। ठीक है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान जन गण मन को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। अशोक स्तंभ को अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत को अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय नदी गंगा अपनाया गया 4 नवंबर 2008 को। वहीं बात करें राष्ट्रीय जलजीव जो कि गंगा डॉल्फिन है दोस्तों, इसे 5 अक्टूबर 2009 को अपनाया गया। राष्ट्रीय नदी गंगा को 4 नवंबर 2008 को, वहीं राष्ट्रीय जलजीव गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को अपनाया गया। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थानों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया भारतीय ध्वज संहिता 2002 द्वारा। भारतीय ध्वज संहिता 2002 द्वारा भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थानों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दे दिया गया है। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं केवल लोकसभा में। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं केवल लोकसभा में। नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति में सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। प्राक्कलन समिति में सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। किस समिति को लघु लोकसभा भी कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा भी कहा जाता है। किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहते हैं? तो लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहते हैं। सामान्यतः लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है विरोधी दल का नेता को। सामान्यतः लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है विरोधी दल के नेता को। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे सौंपते हैं? लोकसभा को। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन सौंपते हैं लोकसभा को। नेक्स्ट है सार्वजनिक उपक्रमों सहित में कुल सदस्यों की संख्या होती है तो 22। सार्वजनिक उपक्रम समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। बात करें दोस्तों भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुआ। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुआ। नेक्स्ट है 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज निर्माण किया गया। 74वां संवैधानिक संशोधन से संबंधित है नगर पालिका। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितनी सीटों की आरक्षित किया गया? तो 1/3 सीटों को। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं का कितना प्रतिशत सीट आरक्षित किया गया है? तो 1/3 सीट आरक्षित किया गया है। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत
किस राज्य ने सबसे पहले महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया? तो बिहार राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो है दोस्तों सबसे पहले महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। नेक्स्ट है, किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण देने की बात कही है? तो थुंगन समिति द्वारा। किस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की बात कही गई है? तो LM सिंघवी समिति द्वारा। नेक्स्ट है, पंचायत किस सूची का विषय है? तो पंचायत राज सूची का विषय है। पंचायत किस सूची का विषय है? तो पंचायत राज सूची का विषय है। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रमुख समितियां कौन सी है? तो समिति है, एक तरफ वर्ष है तो बलवंत राय मेहता समिति, जिसने पंचायत राज त्रिस्तरीय व्यवस्था दिया 1957 में। अशोक मेहता समिति पंचायत का 2 स्तर दिया 1977 में। PV के रॉय समिति 1985 में। LM सिंघवी समिति 1986 में। वहीं PK थुंगनी समिति 1988 में अपना प्रमुख समिति और रिपोर्ट प्रकाशित किया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उनके उल्लेख। तो अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना है। अनुच्छेद 3 में राज्यों के क्षेत्रों की सीमा और नामों में परिवर्तन। फिर से देख लेते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, अनुच्छेद 3 में राज्यों क्षेत्रों की सीमा और नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 74 में क्या दिया गया है? मंत्री परिषद का गठन। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं उन्हें उल्लेख। अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद का गठन। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति। अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 में संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति। अनुच्छेद 112 में संसद के समक्ष बजट प्रस्तुत करने का प्रावधान। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 129। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। अनुच्छेद 148। विधान परिषद की स्थापना एवं विघटन। अनुच्छेद 169। विधान परिषद की स्थापना और विघटन। अनुच्छेद 169। विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की सहमति। विधान मंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की सहमति। अनुच्छेद 200 के तहत। नेक्स्ट है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान। अनुच्छेद 213 के तहत। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश। अनुच्छेद 213 के तहत। राज्यों के उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 214 के तहत। राज्यों के उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 214 के तहत। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 के तहत। भारत में संचित निधि। अनुच्छेद 266 के तहत। भारत की आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 267 के तहत। वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 280 के तहत। संपत्ति का अधिकार पहले यह मौलिक अधिकार था, बाद में अब कानूनी अधिकार बन गया। अनुच्छेद 300 का क के तहत रखा गया है। अखिल भारतीय सेवाओं का जो स्थगन है, अनुच्छेद 312 के तहत। स्थापना, सॉरी दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना अनुच्छेद 312 के तहत। नेक्स्ट है कि संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का स्थापना अनुच्छेद 315 के तहत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के तहत। नागरिकों का मताधिकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 326 के तहत। लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण अनुच्छेद 330 के तहत। विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण अनुच्छेद 332 के तहत। राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों का आयोग अनुच्छेद 338 के तहत। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियों का आयोग अनुच्छेद 338 के क के तहत। पिछड़ा वर्गों की दशाओं हेतु जांच के लिए गठित आयोग अनुच्छेद 340 के तहत। संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी और लिपि जो लिखी गई है वह किसमें है? अनुच्छेद 343 में। संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत कब की गई? तो भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत 1862 में की गई। भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत की गई 1 अप्रैल 1957 को। भारत में मुद्रा की पहली बार अवमूल्यन 1949 में किया गया। भारत में मुद्रा का दूसरी बार अवमूल्यन 1966 में किया गया। भारत में मुद्रा का तीसरी बार अवमूल्यन 1991 में किया गया। नेक्स्ट है भारत में नोट निर्गमन प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया गया 1956 में। भारत रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में होती है। भारत रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है 1949 में। भारत रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। विश्व का सर्वप्रथम GST अपनाया है फ्रांस ने। भारत में GST लागू किया गया 2017 में। भारत में लागू GST किस देश का मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट है,
भारत में जीएसटी लागू करने की सुझाव किस समिति के ने दिया था? तो विजय केलेकर समिति द्वारा। जीएसटी नंबर में कितने कुल अंक संख्या होते हैं? तो जीएसटी नंबर में कुल संख्या 15 होते हैं। जीएसटी परिषद में का गठन किया गया था अनुच्छेद 279 के क के तहत। किस संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया? तो 101वां संवैधानिक संशोधन 2016 के तहत। भारत में पंचवर्षीय योजना का स्वरूप किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। नेक्स्ट है अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान लागू किया गया है। तो अनवरत योजना जिसे रोलिंग प्लान कहा गया है 1978 से 80 के बीच लागू किया गया था जनता पार्टी की सरकार द्वारा। नई आर्थिक सुधार नीति शुरू किया गया 1991 के द्वारा। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। भारत में बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया। 1969 में 14 बड़े बैंक, 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। भारत में राजकोषीय नीति तैयार किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। तो अभी हम लोगों ने देखा पॉलिटिकल साइंस यानी कि राज्य व्यवस्था के बारे में संपूर्ण रिवीजन था दोस्तों। यह जो क्लास था मास्टर वीडियो था जिसमें राज्य व्यवस्था यानी कि राजनीति शास्त्र से संबंधित, संविधान से संबंधित सारे फैक्ट शुरू से अंत तक कवर हो गए हैं। इस सेशन को देखने के बाद आपके प्रत्येक एग्जाम में इस सेशन से 5 से 10 प्रश्न रहने की संभावना होती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, मेहनत अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले इसी तरह के वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।